ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का विषय है गर्भ पूर्व तैयारी का ज्ञान विज्ञान। आप सभी चाहते थे कि यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, लड़कों के बच्चों के बीच में जाते हैं, तो एक गर्भोत्सव संस्कार तो गर्भवती माता के लिए तो चलिए ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम तो हर जगह के लिए अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे कपल्स आते हैं जिनको पूर्व में तैयारी करें, तो उसके लिए क्या करें। तो कुछ लोगों ने कहा कि शांति कुंज से देर हो रही है, इसलिए अपने आप मनाने लगे लोग इस कार्यक्रम को। लेकिन श्रद्धेया जी ने कहा कि देखिए, क्योंकि ये एक गायत्री परिवार है, उसका एक केंद्र है शांति कुंज, तो एक रूपता होनी चाहिए। हर प्रांत में एक तरह से ये पूर्व तैयारी का क्लास चलना चाहिए। तो इसलिए ये गर्भ पूर्व तैयारी के ज्ञान विज्ञान के लिए 5 दिन का प्रशिक्षण आपके यहाँ रखा गया है। तो इस जो आपकी हेडिंग है, इसको कई तरह से आप जहां जाएं उस हिसाब से बता सकती हैं। अगर आप युवाओं के बीच में जाती हैं तो भावी पीढ़ी के निर्माण में युवाओं की भूमिका क्या हो सकती है, आप वहां जा करके ये बोल सकती हैं। और भावी माता पिता, जैसे मान लीजिए कपल्स हैं, उनके क्या उत्तरदायित्व हैं, तो उनके उत्तरदायित्व के बारे में इसको बता सकती हैं। कहीं ऐसी जगह आप मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाती हैं, तो प्री कंसेप्शनल प्रिपरेशन, इट्स साइंस एंड सिग्निफिकेंस से नाम से बता सकती हैं। और उत्तम संतान की परिकल्पना का ज्ञान विज्ञान, इस नाम से भी आप इसको हर जगह बता सकती हैं। तो कहने का मतलब है ये गर्भ पूर्व तैयारी ही नहीं, जहां जिस हिसाब से आप देखिए वहां उस हिसाब से इसकी जो है ये आप इसका हेडिंग रख सकती हैं। तो गर्भ पूर्व तैयारी क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी आज चर्चा परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को लेते हुए बताया जाएगा। तो इसका विज्ञान क्या है, तैयारी क्यों करनी चाहिए। भाई करने को तो हमारे ऋषियों ने 25 वर्ष का बताया था कि 25 वर्ष तैयारी करिए तब आप गृहस्थ में प्रवेश करिए। ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक अपनी तैयारी करिए और तब गृहस्थ में प्रवेश करिए और तब उसकी आप जिम्मेदारी पूरी कर सकते। आप देखिए भगवान कृष्ण को जब प्रद्युम्न को पैदा करना पड़ा था, तो 12 वर्षों का उन्होंने जो है वो तप किया था बद्रीनाथ में आकर के, और तब कहीं जा करके उनको प्रद्युम्न पैदा हुए थे। भगवान शंकर जी ने तप किया, तब कार्तिकेय पैदा हुए। सप्तऋषि जब तप कर रहे थे, उनके लायक कोई कन्या नहीं थी, तो महर्षि कर्दम और उनकी पत्नी देवहूति ने कई वर्षों तक तप किया। तब कहीं जाकर के अनसुईया, अरुंधति जैसी कन्याएं पैदा हुई, और सप्तऋषियों का जब उनसे विवाह हुआ तो जनरेशन टू जनरेशन हजारों ऋषि पैदा हुए जिन्होंने भारत को जगत गुरु बनाया। कुंती को भी जब देवात्माओं का देवताओं का आवाहन करना पड़ा तो तब करना पड़ा। एक अच्छे पैदावार के लिए आपको कितने खरपतवार, कितने दिन तक आपको खेत की गुड़ाई निराई करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, अच्छे बीज को लाना पड़ता है, तब कहीं जाके अच्छी पैदावार होती। तो फिर जो भगवान का भेजा हुआ राजकुमार है, भगवान का भेजा हुआ इस पृथ्वी पर मुकुटमणि है, उसके लिए क्या कोई तैयारी नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और वो तैयारी करने के लिए ना केवल ऋषियों ने कहा, बल्कि आज का विज्ञान भी कह रहा है। ये रीक एंड वॉल्टर जो हैं, ये सारलैंग यूनिवर्सिटी के एक हमारे वैज्ञानिक हैं। उनका जो रिसर्च पेपर है वो ये कहता है कि माता पिता अपने बच्चे के जेनेटिक इंजीनियर होते हैं। वो जैसी चाहे वैसी मनचाही संतान पैदा कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने अपने रिसर्च में देखा
कि ये जो पति और पत्नी के बीज होते हैं, गैमीट्स होते हैं, महिलाओं के ओवम और पुरुषों के स्पर्म, ये जब बनना शुरू करते हैं तो प्राइमोडियल सेल से बनना शुरू करते हैं, और ये 3 माह का टाइम लेते हैं मैच्योर होने में। परिपक्व होने में ये 3 माह का समय लेते हैं। इस 3 माह के समय को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। गैमिट्स बनते हैं, गैमिट्स जो है मैच्योर होते हैं, और इस मेच्योरिटी के समय पर इनके ऊपर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो जाती है। जैसे ये आपका हमने इम्प्रिंट करके आपको दिखा रहे हैं, इसी तरह से उन बीज में इम्प्रिंटिंग हो जाती है। जैसे एक बीज होता है छोटा सा पीपल का, उसमें पूरे पीपल के गुण पैदा रहते हैं। उसी तरह से मनुष्य के भी बीज में, गैमीट्स में, स्पर्म और ओवा में वो इम्प्रिंट हो जाता है कि अब आपको कैसा बच्चा मिलेगा। और वो जो इम्प्रिंटिंग होती है वो एक एपिजेनेटिक फिनोमेना है। मतलब जो एपीजीन्स चाहेगी वैसा ही वो बीज बनेगा। अब चाहे जैसे ही उसके अंदर जीन्स आ रहे हों, लेकिन ये एपिजेनेटिक फिनोमेना है, और एपीजीन्स प्रभावित होते हैं विचारों से, भावनाओं से, वातावरण से, और आहार से, और दिनचर्या से। तो जैसे माता पिता की दिनचर्या होगा, आहार होगा, विचार होगा, एनवायरमेंट होगा, वैसे ही उनके बीज में लिख जाएगा। तो इसलिए जो है ये एक विज्ञान है, ये जो 3 महीने पहले का बताया जाता है कि गर्भ धारण करने के 3 माह पूर्व ही आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ऐसा डॉक्टर तो बताते हैं, क्यों? वो जब सोचते हैं कि वो जान गए हैं कि 3 महीने पूर्व से अगर उसके अंदर कोई चीज की कमी हो गई, जैसे फॉलिक एसिड की, B12 की, जिंक की, तो जो बच्चा होगा वो कम दिमाग वाला बच्चा होगा, जिसके दिमाग नहीं होता ऐसा एनेनकेफलिक बच्चा होगा, ट्यूमर वाला बच्चा होगा, स्पाइन वाला अपाहिज बच्चा होगा, और वो बच्चा फिर कुछ दिन में अपना शरीर छोड़ देगा। तो उन्होंने शारीरिक लाभ के लिए तो जान लिया, लेकिन उसके अलावा जो आध्यात्मिक है, जो नैतिक है गुण, जो उसके मानसिक और जो उसका बौद्धिक विकास होना चाहिए, उसके लिए अभी तक किसी ने कोई तैयारी नहीं की। उसी तैयारी के लिए ये आज का क्लास रखा गया है कि जो लोग, ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं मनचाही संतान हो, उनको 3 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये एपिजेनेटिक फिनोमेना क्या है? आप देखिए, ये क्रोमोसोम होते हैं, ये आपके सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं बहुत ज्यादा संख्या में, और इस क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है, ये पतला तार की तरह चला आ रहा है, ये डीएनए है। और ये डीएनए जो है प्रोटीन के ऊपर, ये जो गोल गोल है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन और ये जो डीएनए है, ये दोनों मिला करके जो है ये आपका डीएनए बनाता है, ये दोनों मिल करके। तो ये जो क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए होता है, ये इसी के अंदर जीन्स होते हैं। अब आप देखिए जीन्स कैसे होते हैं। ये आपका डीएनए है, ये रस्सी वाला देखिए, ये रस्सी वाला जो है ये डीएनए है, और ये डीएनए एक प्रोटीन के ऊपर लपटा रहता है, जैसे चरखी में वो डोर लिपटी रहती है, तो इसको कहते हैं हिस्टोन। तो ये जो आपका डीएनए है, ये डबल हेलिक्स होता है, इसमें डबल ये तरीके से होता है, डबल। और ये डबल हेलिक्स जो होता है, इसके अंदर जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप होते हैं, जो कि बेस पेयर होते हैं, और ये केमिकल हैं। और ये केमिकल एक निश्चित उसमें रहते हैं, जैसे ATGC, ये इनका सीक्वेंस है इन केमिकल का। ATGC जो है ये मनुष्य के जीन्स का ये केमिकल है, और इन्हीं को हम जीन्स कहते हैं। ये ATGC जो है ये जीन्स हैं, और इन्हीं से प्रोटीन बनता है, और इसी में हमारे पुरखों के गुण लिख करके आते हैं। तो एपीजीन क्या हो गया? एपीजीन्स इनसे ऊपर होता है, इनसे शक्तिशाली होता है। वो क्या करता है? वो हिस्टोन के ऊपर आकर के चिपक जाता है, टैग कर जाता है। और एपिजीनोम कौन कौन से होते हैं? वो भी एक केमिकल होते हैं, जो आपके हिस्टोन पे चिपकता है, उसको जो है वो एसिटाइल ग्रुप होता है। ये देखिए, ये जो हिस्टोन के ऊपर आ रहा है ये एसिटाइल है, इसीलिए कहते हैं हिस्टोन का एसिटाइलेशन
और डीएनए का जो है वो मिथाइलेशन, डीएनए का मिथाइल ग्रुप जो है आके चिपक जाता है। ये देखिए, ये डीएनए में मिथाइल ग्रुप और हिस्टोन में एसिटाइल ग्रुप, और इन्हीं दोनों को मिला के एपिजीनोम है। एसिटाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप, ये एपिजीनोम है। जब ये आकर के आपके डीएनए पे चिपक जाते हैं तो ये डीएनए को कंट्रोल करते हैं। ये डीएनए को ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। तो डीएनए का मतलब जो ये है कि जो आपके अंदर जीन्स हैं उनको ऑफ भी कर देंगे, उनको एक्सप्रेस नहीं होने देंगे। और एक्सप्रेस किसको होने देंगे? जो इनके अंदर गुण आए हैं एपिजीनोम में। और एपिजीनोम में गुण कहाँ से आए हैं? भावनाओं से, विचारों से, एनवायरनमेंट से, डाइट से, और उनके दिनचर्या से ये गुण आए हैं। तो जैसा वो चाहेगी वैसा ही डीएनए जो है आपके जीन्स एक्सप्रेस करेंगे। तो उनका ये सीक्वेंस नहीं चेंज करता। अगर ये सीक्वेंस चेंज कर देगा तो आदमी के बजाय कुत्ता बिल्ली बन जाएगा, क्योंकि हर के ये जीन्स के सीक्वेंस अलग अलग होते हैं। तो क्या करेगा? इसको ऑफ कर देगा। और कौन सा ऑन कर देगा? जो एपिजीनोम चाहता है। इसीलिए जो मनचाही संतान हमारी ऋषिकाएं चाहती थी वैसी ही संतान पैदा करती थी। अब ये कैसे करता है? एपिजीनोम जो है डीएनए को ऑर्डर करता है कि आपको अब ये आपको ये चीज एक्सप्रेस करनी है। तो वो क्या करता है? वो डीएनए जो मैसेज देता है वो स्पेशल एंजाइम की मदद से, ये देखिए, स्पेशल एंजाइम की मदद से एक मैसेंजर आरएनए को बात बताता है। कोई मैसेंजर है, आरएनए को समझ लीजिए मैसेंजर, और उसके ऊपर वो मैसेज लिख देता है। इस मैसेज के लिखने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये मैसेज जाकर के जहां पे जो बनाना है वहां जाकर के वहां के आरएनए से मिल करके और ये वैसे ही चीजें बनाने लगता है। तो ये है आपका एपिजेनेटिक फिनोमेना। मतलब शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि एपी जीन्स जो है वो जीन्स को ऑन भी कर सकती है, ऑफ भी कर सकती है, और एक्सप्रेशन को बदलती है, ना कि उसके सीक्वेंस को बदलती है। जैसे आप कह सकते हैं जीन्स जो है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर है जिसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन एक्सप्रेशन जो है वो आपके एपिजीनोम है, जो आपका सॉफ्टवेयर है वो एपिजीनोम है। उनको हम बदल सकते हैं। हम आज इसको दिखा रहे हैं, कल आपको हम और कुछ दिखाएंगे, कल हम आपको गर्भ संस्कार बताएंगे। तो इस तरह से जो है ये एपिजीनोम काम करते हैं। अब ये देखिए, इसका इफेक्ट भी, एक अगूटी नाम का चूहा है, ये बहुत मोटा चूहा होता है, ये पीले रंग का होता है, बहुत खाता है, और इसको बहुत सारी बीमारियों के इस ये की तरफ इसका झुकाव होता है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है। तो इसमें रिसर्च में क्या पाया गया, इस जब ये चूहिया जब प्रेग्नेंट थी तो इसको जो है वो मिथाइल ग्रुप का खाना खिलाया। तो मिथाइल ग्रुप ने क्या किया कि इसकी अगोटी जीन्स को जो है वो ऑफ कर दिया, और फिर नॉर्मल चूहे की जीन्स को एक्सप्रेस करना पड़ा इसको, और ये नॉर्मल चूहिया पैदा हो गई। तो देखिए डाइट का कितना असर होता है। जो हम लोग कहते हैं डाइट का जो है वो एपी जीन्स पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? कोई तैयारी नहीं हो रही है, हर बच्चा अचानक आ जाता है। तो अचानक कौन आ जाएगा? जिस समय कंसेप्शन के समय आपका जैसा विचार होगा वैसा ही जो है जीवात्मा आपके इस कॉस्मोस से आ जाएगा। जैसे एक गिद्ध उड़ता रहता है, जहां नीचे खाना देखता है वहां आ जाता है। तो बिना बुलाए कौन आते हैं? चोर डाकू आ जाते हैं आपके घर में। तो ऐसे ही बिना बुलाए किसी टाइप की संतान की आत्मा आ जाएगी। तो उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। तो आप लोग क्या, आजकल के लोग क्या तैयारी करते हैं? अज्ञानतावश केवल एक शरीर के लिए, स्थूल शरीर के स्वास्थ्य के लिए करते हैं। डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर के पास जाके अपने ब्लड चेकअप कराते हैं, तरह तरह का चेकअप कराते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, अपना बजट देखते हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा अपना तैयारी कर लेते हैं। लेकिन ये तो खाली स्थूल शरीर की तैयारी हुई। डॉक्टर भी क्या करते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह भी लगा देते हैं। अगर कुछ निकलता है तो, जैसे रूबेला है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस बी है, इस तरीके के इंजेक्शन और बहुत कुछ टेस्ट करा देते हैं, और उनको एडवाइस कर देते हैं कि अगर आप बच्चा चाहते हैं तो 3 महीने पहले से ये गोली खाना शुरू कर दें। ये तो केवल शारीरिक शरीर की बात हुई, लेकिन WHO क्या कहता है? WHO कहता है कि कंप्लीट हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल
एंड स्पिरिचुअल बीइंग, ना तो केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सोशल, सामाजिक रूप से बच्चे को स्वस्थ होना चाहिए। किसी को भी स्वस्थ होगा तभी। यही हमारे ऋषियों ने कहा। केवल हमें बच्चे को शरीर से ही बाहुबली थोड़ी बनाना, उसको महाबानो बनाना है। तो महाबानो बनाना है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ, तो आपको बहुत कुछ और भी करना पड़ेगा। तो ये और क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के पूर्व सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि वो बच्चा बनता कैसे है आपके अंदर। तो ये आपको बताना पड़ेगा उन कपल्स को। तो ये है हमारे जो स्त्री होती है, मतलब महिला होती है, उसके अंदर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? ये यूट्रस है जिसको बच्चेदानी कहते हैं। ये उसकी फेलोपियन ट्यूब है जिसको नली कहते हैं। नली बंद हो गई है तो बच्चे नहीं हो रहे हैं। और ये नली के बाद एक ओवरी होती है जहां की अंडे बनते हैं। अब ये अंडे जब बनते हैं तो ये जब बच्चा पेट में होता है तो इसमें आप समझ लीजिए 10 लाख जो है वो एक्स होते हैं। 10 लाख जब बच्चा पेट में होता है। लेकिन जब वो किशोरावस्था में आता है तो 3 से 3.5 लाख केवल ये रह जाते हैं, हर महीने निकलते हैं। तो 3 to 3.5 लाख रह जाते हैं। और 30 से 35 साल में केवल 10% रह जाते हैं। और 35 से 40 साल में केवल 5% रह जाते हैं। इसलिए सबसे फर्टाइल एज क्या है? वो है आपकी 30 से 35 साल के पहले की उम्र। इसके बाद में तो कम होने लगता है। क्या कम होने लगता है? स्पर्म काउंट कम होने लगते हैं, उनकी क्वालिटी कम होने लगती है, ओवा कम होने लगते हैं, जो जेनेटिक डिजीजेस हैं वो ज्यादा प्रिवलेंट होती हैं। तो इसलिए जो फर्टाइल एज होती है वो आपकी 30 साल के पहले की एज होती है, ज्यादा से ज्यादा 35 साल। तो उसके पहले कंसीव करना चाहिए। तो क्या होता है, ये अंडा जो है हर महीने बनता है। अब मान लीजिए ये अंडा बना और ये चला, ये चल के कहाँ जाएगा? अपने दोस्त से मिलने चलता है। तो इनके दोस्त तो सब बाहर हैं। बाहर कौन है? स्पर्म है, पुरुष का ये स्पर्म है। ये इसके अंदर आया है कहीं से, इस आ, अपने जो उनका कपल है, नेक्स्ट दूसरा मेल कपल के यहाँ से आया है। तो ये जब इसके अंदर चलता है, ट्यूब के अंदर पहुंचता है, तो ये जो स्पर्म है ये भी बड़ी तेजी से अंदर जाते हैं और अंदर जा करके उससे फ्यूज हो जाते हैं। तो जो अंदर आपके लाखों की संख्या में जो आपके स्पर्म होते हैं वो रिलीज होते हैं, लेकिन उसमें से एक केवल जो है वो ओवा से फ्यूज होता है। और जब वो फ्यूज हो जाता है तो उसी को जाइगोट कहते हैं। और फ्यूज होते ही इनमें डिवीजन शुरू हो जाता है। 1 से 2 होता है, 2 से 4, 4 से 16। लेकिन साइज नहीं बढ़ता। साइज क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि ट्यूब की जो ल्यूमेन है उसका वो उतना ही रहेगा। अगर यहाँ बढ़ने लगेगा तो ट्यूब फट जाएगी, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, मर जाएगी महिला। इसलिए भगवान ने इसको आगे ही आगे चलने को कहा है। अब ये आगे जब चलता है, यूट्रस में आता है, तो ये एक 16 सेल वाला मॉडला बन जाता है। और धीरे 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 ये बहुत ज्यादा सेल बन जाते हैं। और जब बहुत ज्यादा सेल बन जाते हैं 7वें दिन, तो ये जाके यूट्रस में चिपक जाता है और फिर यूट्रस में बच्चा बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से 7 दिन में ये बच्चे बनने लगते। अब कौन सा सबसे अच्छा फर्टाइल टाइम है जिस समय ये फ्यूजन होता है? अब ये ओवा की उम्र जो होती है, केवल जो होती है, ये 12 से 14 घंटे की होती है। जब ये ओवा निकला तो ये केवल 12 से 14 घंटे ही जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा, एग जो होता है। लेकिन जो पुरुष का स्पर्म होता है, इसका जीवन 4-5 दिन का होता है। 4 दिन का, 3 दिन का। तो ये इंतजार कर सकता है ओवा का। लेकिन ओवा जो है तो 12 ही घंटे में। तो इसलिए अगर 28 दिन का आपका साइकिल है तो ये ओवा कब बनता है? 14वें दिन बनता है। जो आपका फर्स्ट डे मेंसेस आया उसके 14वें दिन ये अंडा बनता है। और ये जब अंडा बन जाता है तो ये अंदर जाता है। तो 14 दिन पे अंडा बन गया, कैसे आपको पता लगेगा?
हो सकता है कि कई सारे टेस्ट हैं, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपके सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, पेट में हल्का सा दर्द होता है, कोई का टेस्ट कराता है। लेकिन इसके अलावा भी जो नॉर्मल प्रोसेस है कि 14 दिन पे अंडा बन रहा है तो 10 और 12 दिन, 10वां दिन और 12वां दिन और 14वां दिन, ये बिल्कुल फिट टाइम है जबकि कंसीव कर सकते हैं। और 10, 12 और 14 में आप देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 5 दिन का समय है। तो जब इससे आपका संपर्क होता है तो ये स्पर्म जो है वहां मौजूद रहता है और इससे फर्टिलाइज हो जाता है। और अगर मान लीजिए 30 दिन का दिन है तो 16 दिन पे निकलेगा। तो उसी तरह से एक एक दिन छोड़ के पहले 2 दिन, जैसे 13 दिन, 11 दिन, इसमें भी इवन और ऑड डेज भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये बेस्ट फर्टाइल एज टाइम होता है और वो बेस्ट बेस्ट फर्टाइल एज होती है, इसमें उनको कोशिश करना चाहिए। अब आप देखिए कि ये बच्चा कैसा छोटा है, अभी ये 2 ही हफ्ते का है। तो इस तरह से 2 हफ्ते में कितना छोटा होता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है, एम्ब्रियो बन जाता है। आपको हमने बताया ये जाइगोट होता है, धीरे धीरे एम्ब्रियो बन जाता है और फिर उसके हाथ पैर बनने लगते हैं, आंख बनने लगती है। 8 हफ्ते में उसके सब के बड्स बन जाते हैं और इस तरह से बच्चा बढ़ करके 9 महीने में बाहर आ जाता है। तो क्या तैयारी करनी चाहिए? तो ये गर्भ पूर्व तैयारी जो होती है उनको क्या करनी चाहिए, ये कि ऋषियों ने कहा कि कुछ और भी करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? वो जो है पति पत्नी की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, इसका भी पूर्व तैयारी करनी चाहिए, ना केवल शरीर की। और जब इतनी तैयारी करनी है तो उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और दृढ़ इच्छा शक्ति किस लिए होनी चाहिए? कि उनको मनोवैज्ञानिक तैयारी करनी है, उनको शारीरिक अपनी तैयारी, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और वातावरण के अलावा जो उनके अंदर बदलाव आएंगे उसके लिए भी तैयार होना चाहिए और कई चीजों से उनको बचना भी चाहिए। तो ये सारी तैयारी उनको करना चाहिए। तो ये आपकी स्लाइड पहले एक्सप्लेन हो गई। तो अब सबसे पहला जो है वो मनोवैज्ञानिक तैयारी है। मनोवैज्ञानिक क्या मतलब? पति पत्नी का आपस में सामंजस्य, समझ और तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों अच्छा होना चाहिए? अगर मान लीजिए दोनों में से एक कपल जो है वो परेशान है, वो नहीं चाहता है, दुविधा में है कि करें कि ना करें, तो उससे क्या होता है, बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। माँ के भी तो साइकोसोमेटिक डिजीजेस होने की संभावना होती है। तो इस बात के लिए वर्नी एंड विंट्रोब इन्होंने कहा है कि अगर जिस समय आपका कंसेप्शन होता है उस समय वातावरण जो है घर का बहुत शांत होना चाहिए, बहुत पीसफुल होना चाहिए, कोई एनवायरनमेंट में बहुत शोर शराबा नहीं होना चाहिए, कभी कोई जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। वो एनवायरनमेंट जो है बहुत स्टेबल होना चाहिए, प्यार भरा होना चाहिए। तो अच्छा बच्चा होगा। और नहीं तो फिर वो अच्छी आ ही नहीं सकती वो आत्मा, अगर ऐसा एनवायरनमेंट रहा। आप देखिए, आपने सुना होगा महाभारत की कहानी में कि शांतनु और सत्यवती के 2 बेटे हुए और दोनों बेटे और हमारे शांतनु जी की डेथ हो गई। तो सत्यवती ने, उनकी 2 बहुएं रह गई, तो अपने खानदान को चलाने के लिए उन्होंने व्यास ऋषि से नियोग कराया। तो अंबिका के पास जब व्यास ऋषि गए तो उन्होंने आंखें बंद कर ली डर के मारे। तो कौन हुए? धृतराष्ट्र हुए। और जो जो अंबालिका थी उसको देख, उसके पास जब गए नियोग के लिए तो वो डर से पीली हो गई, तो उनके पांडु हुए। और फिर उन्होंने कहा सत्यवती ने कि ये बात गलत है, आपको फिर से नियोग करना पड़ेगा। तो अंबिका ने क्या किया? अंबिका ने अपनी दासी को भेज दिया। और दासी बड़ी ज्ञानी थी, तो ज्ञानी थी तो बड़ी प्रसन्न थी, उसने प्रसन्नता से उसको एक्सेप्ट किया। तो उनको कौन हुए? ज्ञानी विदुर हुए। तो कहने का मतलब ये कोई कहानियां नहीं है, इसको वर्नी एंड विट्रोब में प्रूव भी किया कि जैसा आपका विचार होगा, भावनाएं होंगी, वातावरण होगा, तैयारी होगी, वैसा ही बच्चा आपको मिलेगा। इसलिए पूर्व तैयारी करना भी जरूरी है। तो इसलिए ये दाम्पत्य जीवन के कुछ व्यवहारिक सूत्र हैं। अगर आपको केवल जा करके 1 घंटे का प्रवचन देना है तब तो आप ये वाले व्यवहारिक सूत्र बता दीजिए जो इसमें लिखे हैं।
और नहीं तो अभी ये 5 दिन में सबसे लास्ट जो लेक्चर होगा वो सुखी दाम्पत्य के जो सूत्र हैं वो बताए जाएंगे। तो आप उसको पूरा बताइए अगर 5 दिन का लेक्चर लेती हैं, नहीं तो शॉर्ट में 15 पॉइंट बता सकती हैं। अब दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य की तैयारी। शारीरिक स्वास्थ्य की तैयारी में एक तो दिनचर्या आपकी आदर्श होनी चाहिए, आहार आपका संतुलित सात्विक संस्कारित होना चाहिए, और योग व्यायाम आपको करना चाहिए। तो वही दिनचर्या है जो हमारी गर्भवती माताओं की होती है, प्रातः उठना, उषापान दोनों को करना, क्योंकि दोनों की तैयारी, दोनों के बीज अच्छे होने हैं। तो इसलिए करना है, सुबह उठ करके अपना जो भी है बहुत प्रसन्नता भरे वातावरण में नहाना धोना, अपना काम करना, योग व्यायाम दोनों मिलकर करके करें, क्योंकि दोनों के बीच को अच्छा होना है। दोनों ही जब ध्यान प्राणायाम करें, यज्ञ करें, अपना नाश्ता करें, नाश्ते में अंकुरित जरूर जोड़ें, क्योंकि अंकुरित में 500 टाइम्स वाइटामिन बढ़ जाते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और ये फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। बहुत लोग तमाम सारी चीजें बताते हैं, और इसमें तो विटामिन ई डी सब कुछ होता है, तो ये फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है, इसलिए नाश्ते में ये करना चाहिए। उसके बाद जो घर में बहनें हैं वो अपना घर का सारा इंतजाम करें, काम करें, और जो ऑफिस की बहनें वो ऑफिस चले जाएं, क्योंकि हमारी ऑफिस की बहनें कहते हैं मैं कब करूं। अरे आप सुबह करिए, सुबह का आपके पास टाइम है, सुबह काम कर लीजिए, उसके बाद वो घर का काम करती हैं, आप ऑफिस का काम करिए। भोजन जो है सात्विक संतुलित संस्कारित खाना है, इसके ऊपर डिटेल में 1 घंटे का आपका लेक्चर होगा, उसको सुनिएगा। फिर बीच में ध्यान कर लीजिए, जैसे यहाँ पे आता है, घर के बहनें दीपक जला के कर लें, ऑफिस की बहनें ध्यान करके कर लें, और नहीं तो अपना जब लंच होता है उसमें कैंडल जला के कर लें। तो इस तरह से वो ध्यान से क्या होता है, उसके गुण उन बीजों में आते हैं जो तो बन रहे हैं। उसके बाद सत्संग और प्रवचन भी कर सकते हैं, जब लौट रही हैं तो आप कान में लगा के सत्संग सुनिए। और मध्यकालीन नाश्ता, अगर आप उसके बाद 3 बजे या कुछ पीती हैं तो मट्ठा है जैसे, या कुछ स्नैक्स जो भी ले सकती हैं, हल्का फुल्का फल वल खा सकती हैं। सायंकाल घर आइए, घर में सब लोग अपने काम शुरू कर देते हैं, फिर नहा धो करके पूजा आरती करिए, नादियों करिए, स्वाध्याय करिए, ये सारे काम करने हैं सायंकालीन। रात में सब लोग मिल बैठ करके एक साथ बैठें, अच्छी अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, हंसी खुशी से रहें, सब लोग मिलजुल करके खाना दें, खाएं, क्योंकि जब वो आप दोनों प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, तो वैसे ही अच्छे बीज बनेंगे। उसके बाद फिर आप जो है रात में सोने के पहले आप दूध जो है हल्दी से छौंक करके उसको पीजिए, ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। और फिर थोड़ी देर आपस में बातचीत करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, एक दूसरे को उत्साहित करने वाले, प्रसन्न करने वाले बातें। और थोड़ी देर घूम टहल लीजिए, जब बाहर जगह नहीं तो घर में कर लीजिए, छत पे घूम लीजिए। और फिर अपने कोई रात का गीत या अपने रात के जो भी आप मंत्र पढ़ सुन के सोती हैं उसको सुनिए, और आत्मबोध की साधना कर, तत्वबोध की साधना करके और सो जाइए। तो इस तरह से रूटीन जब रेगुलर हो जाएगा तो आप समझ लीजिए जिनको स्टेरिलिटी होती है, जिनको पीसीओडी होता है, बच्चे जिनको नहीं होते उनके भी बच्चे होने लगते हैं। आप देखिएगा, अभी एक हम वीडियो दिखाएंगे आप। तो आहार आपको 1 घंटे का लेक्चर दिया जाएगा, तो उस आहार के ये मूलभूत तत्व होते हैं, क्या होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जिसमें प्रोटीन विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो इनका प्रोपोर्शन अच्छा होना चाहिए, ये एक उचित मात्रा में होने चाहिए। ये गलत लिखा है, यहाँ 200 कैलोरी होना चाहिए, 200 से 2000 से 2100 तक होना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी का लिखा हुआ है। उचित अनुपात में होने चाहिए, 4:4, मतलब प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट जो होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट 4:4:1 के रेशियो में, और विटामिन थोड़ा सा कंट्रोल मात्रा में होना चाहिए। तो ये इसके मूलभूत तत्व हैं, इसका डिटेल हमारी दूसरी बहन बताएंगी। ये आधुनिक विज्ञान कहता है, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं कि आपका खाना सात्विक भी हो और संस्कारित भी हो। इसको भी डिटेल में उसी क्लास में बताया जाएगा, आपको थोड़ा बहुत हम बता देंगे। पानी खूब पीजिए, पानी पीने से आपके अंदर के टॉक्सिन्स निकलते रहते हैं। हितभुक जो आपके शरीर के लिए जरूरी है, जो स्वास्थ्य के लिए, हित मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी है,
तो जैसे हमारा शास्त्र बताता है कि वात पित्त और कफ, वात के आदमी का दूसरा खाना है, पित्त का अलग है आहार का, और कफ का अलग खाना है। तो जो आपके लिए आपके हितकारी है वो खाना खाइए। मित मतलब भूख से कम, मतलब आधा पेट खाना, वन चौथाई जो है पानी, आधा वन फोर्थ जो है वो हवा के लिए छोड़िए। ऋतु का भोजन, जो जिस समय जो मौसम हो, ये नहीं कि आप कोल्ड स्टोरेज और प्रिजर्वेटिव वाला खाइए। तो इसलिए थोड़ा खाइए और ऋतु का खाइए, और जो आपके लिए हितकारी है वो खाइए। इसका डिटेल हमारी ऋतु बहन आपको बताएंगी। इसके लिए अतिरिक्त पोषक अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि बीच में ही गुण आ जाते हैं। तो जैसे कि आप गर्भावस्था में बताती हैं कि मस्तिष्क के विकास के लिए आप डीएचए, कोलिन, आयोडीन, फॉलिक एसिड, B12 जिंक, ओमेगा 3 की चीजें खाइए। इसका डिटेल सब आपको बताया जाएगा। इसी तरह से उस बीज में सब चीज के गुण आने लगते हैं। और शारीरिक और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और आयरन इसमें किस चीज में मिलता है ये सब आपको बताया। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी, ई और ए खाना है। उसके बाद पेट का हाजमा अच्छा रहे, क्योंकि कहते हैं, लुकमान जी कहते हैं कि मनुष्य अपनी कब्र अपनी जबान की नोक से खोदता है। मतलब अगर पेट स्वस्थ है तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ है। तो आपका पेट स्वस्थ रहे उसके लिए कुछ फ्रुक्टो ऑलिगोसेक्राइड की चीजें हैं, जैसे केला, गेहूं, जौ, दही आदि भी आपके खाने में अभी से ही अतिरिक्त पोषक पदार्थ जो हैं वो हो जाने चाहिए। इसलिए इसका डिटेल आपको उन लोगों को बताना जरूरी है। तो स्वास्थ्य का एक लेक्चर होना भी जरूरी है। अब थोड़ा सा हम खाली सात्विक संस्कारित की बात करेंगे, क्योंकि यही जो है बच्चे समझ नहीं पाते हैं और पिज्जा बर्गर खाने लगते हैं। तो सात्विक खाना क्या है? सात्विक खाना हम लोग कहते हैं जो शाकाहारी है, तला भुना नहीं है, और जो फास्ट फूड नहीं है, जिसमें लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, कलरफुल उसमें हमारे फल हैं, जिसमें दूध और दूध के प्रोडक्ट ज्यादा हैं, जो ताजा है, बहुत ज्यादा बासी बासी नहीं है। ऐसे खाने को हम लोग इंडियंस जो हैं वो शाकाहारी कहते हैं। लेकिन ये ईवा सलहब जो हमारी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, उसका रिसर्च पेपर कहता है वो इस फूड को वो कहती है मूड फूड। क्यों? क्योंकि इस खाने खाने से मूड अच्छा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तनाव कम हो जाता है। तो इस फूड को क्यों मूड फूड कहती हैं वो? क्योंकि वो बताती हैं कि ऐसा खाना खाने से हमारे पेट में एक न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हार्मोन आप लोग कह देते हैं, वो सीरोटोनिन हार्मोन, जिसको फील गुड हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज होता है पेट में। क्यों? पेट में भी न्यूरॉन्स होते हैं, तो वहां पे रिलीज होता है, और ये गट ब्रेन कनेक्शन के द्वारा मस्तिष्क में चला जाता है, महिला के या पुरुष के, जो भी खाएंगे। तो उनके जब फील गुड हार्मोन जो है मस्तिष्क में जाएगा तो प्रसन्न रहेगी, तनाव मुक्त रहेगी, संतुष्ट रहेगी। तो उसके बीज कैसे बनेंगे? अच्छे वाले बीज बनेंगे। उसका बच्चा कैसा बनेगा? प्रसन्न, तनाव मुक्त, खुश मिजाज वाला बच्चा बनेगा। इसलिए ये बात बतानी है कि सात्विक खाना आप क्यों। अब संस्कारित क्या होता है? लोग कहते हैं क्या है, गायत्री मंत्र पढ़ लिया तो क्या ये बहुत अच्छा हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। आप देखिए, ये मसारू इमोटो जो है, ये जापानीज साइंटिस्ट है। इन्होंने इस अपने रिसर्च पेपर में ये बताया कि एक नल का पानी उन्होंने एक गिलास में लिया और उसी नल का पानी दूसरे ग्लास में रखा। दूसरे वाले ग्लास में अच्छी अच्छी प्रेयर की, अच्छी अच्छी बातें की, और उसको बहुत प्यार भरी बातें की, कहानियां भी सुनाई। तो जब उन्होंने 20-25 दिन बाद दोनों को फ्रीज किया, तो जो जिसको अच्छी अच्छी बात कही थी उसमें देखिए कितना अच्छा क्रिस्टल बना है, हेक्सागोनल, जैसे बिल्कुल आपके डायमंड का होता है। और दूसरा वाला देखिए कैसा हैफेजेड है। इसका मतलब पानी भावना समझता है। जब पानी भावना समझता है तो आपके खाने में 80% पानी है, आपके शरीर में 80% पानी है, आपके बीज में 80% पानी है, तो वो क्यों नहीं भावना समझेगा? वो भी भावना समझेगा। और इसलिए जो है उसको संस्कारित करते हैं। कैसे? गायत्री मंत्र पढ़ के खाने को संस्कारित करते हैं, और पानी को भी संस्कारित करते हैं, पानी को भी एनर्जाइज करें। संस्कारित ना कह के आप एनर्जाइज कह सकते हैं। गायत्री मंत्र पढ़ करके, भाई जैन लोग कोई और मंत्र पढ़ते हैं, हमारे जो हैं आर्य समाज के लोग और कोई मंत्र पढ़ते हैं, जिसमें श्रद्धा है आपकी। ऋषि मुनि देखिए डिफरेंट मंत्र पढ़ करके श्राप और आशीर्वाद देते थे।
पानी में ऐसी शक्ति है, इसलिए उसको खाने में भी को भी संस्कारित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वल वैष्णदेव यज्ञ करना चाहिए, हमको गायत्री मंत्र पढ़ करके खाना चाहिए। और खाने के हमने आपको इफेक्ट बता ही दिया कि कैसे एक मोटा चूहा नॉर्मल चूहा बन जाता है। और अगर आप लड़कियां जैसे लड़के फास्ट फूड पसंद करते हैं, जंक फूड पसंद, पिज्जा बर्गर मोमो चाउमीन तला भुना, तो उससे क्या होता है उनको ये भी समझाइए कि देखिए ब्रेन में आपके एक सेंटर होता है, ये इसको हिपोकैम्पस कहते हैं, ये ब्राउन ब्राउन, ये हिपोकैम्पस का काम होता है लर्निंग एंड मेमोरी, ये स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और लर्निंग को बढ़ाता है। तो ये क्या करता है, अगर आप फास्ट फूड खाएंगे रेगुलर तो ये छोटा हो जाएगा, तो आपकी मेमोरी लर्निंग तो कम होगी, साथ में जो आपके बीच में क्वालिटीज हैं उसमें भी वही आ जाएंगी और वैसा ही बच्चा मिल जाएगा। तो ये सात्विक संस्कारित आपको बच्चों के बीच में बताना बहुत जरूरी है। अब इसमें थोड़ा अंतर ये है कि आप गर्भवती माता को जो है वो उपवास नहीं बताती, लेकिन यहाँ एक दिन उपवास करना है। क्यों करना है? क्योंकि उपवास करने से बहुत आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं और बहुत वैज्ञानिक लाभ भी होते हैं। अध्यात्म क्या कहता है? इससे बुरी आदतें कम हो जाती हैं, हमारी इच्छा शक्ति और आंतरिक शक्ति बढ़ जाती है, भावनात्मक शक्ति हमारी और हमारा आत्म नियंत्रण बढ़ता है, हमारी चित्त वितरियों की जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गंदगी भरी है वो निकल जाती है। हमारे शरीर में 96 सूक्ष्म उपत्तिकाएं हैं। ये क्या है? ये उपत्तिकाएं हमारे अकर्मों से दूषित होती हैं और सकर्मों से शुद्ध होती हैं। कभी कभी आप देखिए कोई मरीज आता है, उसको ब्लड टेस्ट करा लीजिए, ईसीजी करा लीजिए, ईकेजी करा लीजिए, एक्सरे करा लीजिए, एमआरआई करा लीजिए, कोई भी उसको शिकायत उसका नहीं निकलता, कोई भी पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर वो आध्यात्मिक उपचार करने लगता है, अच्छे कर्म करने लगता है, आपके शरण में आता है, तो आपकी जो बात बताते हैं तो उससे क्या होता है, सकर्मों से वो शुद्ध हो जाती हैं, तो जो अच्छे कर्म करने से शुद्ध हो जाती हैं। इसलिए उपवास में जब आदमी स्वाध्याय करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, तो ये पत्रिकाएं शुद्ध होने लगती हैं और वो अच्छा हो जाता है। इसी तरह से हमारे उपवास करने से अंदर के विकार भी निकलते हैं। अब ये आपकी वैज्ञानिक इसका क्या है? ये योसुनोरी ओसोमी है, एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं जिनको 2016 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसलिए कि इन्होंने उपवास के ऊपर एक पेपर लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे सेल, जो हमारे ब्लड में सेल होती हैं, बॉडी में जो सेल होती हैं, उसमें कुछ ऐसी सेल होती हैं जो अपने ही गंदगी को खाने लगती हैं। कब? जब आप उपवास रखते हैं। जब आप उपवास रखते हैं तो हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन आप भोजन कर नहीं रहे हैं, तो उनको ऊर्जा कहाँ से मिले? तो वो सेल जो होते हैं उनको कहते हैं लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है और ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं, ऑटोफेजी, अपने को ही खाने लगते हैं। किसको? बैक्टीरिया को, वायरस को, डेड सेल्स को, इनको खाने लगते हैं और इनको खा करके ऊर्जा प्रदान करते हैं, मतलब गंदगी को खा के ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसलिए जो है ये इसके ऊपर इनको जो है रिसर्च पेपर पे ये मिला था नोबेल प्राइज। तो क्या होता है, हमारी अपने आप सेल्फ क्लीनिंग होने लगती है, रिसाइकिल मोड में चली जाती है बॉडी, और डिटॉक्सिफाई मतलब विष निकलने लगता है, रिपेयर मोड में चली जाती है, बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं, जैसे मोटापा है, टाइप डिजीज है, एजिंग प्रोसेस कम हो जाता है, बीपी और कैंसर और हार्ट डिजीजेस भी कंट्रोल हो जाती हैं। इसके अलावा भूलने की जो याद, अल्जाइमर डिजीज होती है, हिलने डुलने वाली पार्किंसोनिज्म होता है, ये भी कम हो जाता है। इसीलिए गांधी जी कहते थे अगर आपको कोई बीमारी है तो रोग को भूखा मारो। तो इसलिए एक दिन उपवास बहुत जरूरी है, और केवल उपवास नहीं, उस दिन मन का भी उपवास, स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से, और शरीर के लिए ये स्वाध्याय करना। इसलिए बहुत चीजें अवॉइड करना चाहिए, जैसे धूम्रपान है, कैफीन है, शराब है, और जितने भी आपके सेंटेड फूड हैं, टिन्ड फूड हैं, आपके ये जो सब कोका कोला और पता नहीं क्या क्या जो ड्रिंक्स हैं, इनको सबको अवॉइड करना चाहिए। ये सारा आपको बताया जाएगा, क्या खाना है इसके बारे में भी आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा कि क्या क्या खाना है। शराब धूम्रपान क्यों अवॉइड करें?
ये भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। हम बहुत शॉर्ट में बताते हैं कि शराब पीने वालों और धूम्रपान करने वाले को बच्चा जो है कम वेट वाला बच्चा होगा, जिसको IUCR कहते हैं। जल्दी कम वेट वाला बच्चा पैदा हो जाएगा, प्रीमेच्योर मिसकैरेज हो जाएंगे, एबॉर्शन हो सकते हैं, मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है, जन्मजात कंजेनिटल एनोमली लेकर के बच्चा पैदा हो सकता है। क्या कंजेनिटल एनोमली होगी? हड्डी की, गुर्दे की, आंख की, कान से कम सुनने वाले बच्चे पैदा होंगे, और ये लो IQ के बच्चा पैदा होगा। ये बिल्कुल बच्चा बेकार, देख दें आप कैसा होता है। और ऐसे बच्चे ADHD बीमारी वाले, एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिजीज वाले बच्चे, मतलब इतने चंचल होते हैं कि कंट्रोल में नहीं आते, और इनका कहीं मन नहीं लगता, ना घर में, ना अपनी पढ़ाई में, ना अपने जॉब में। तो इसलिए शराब को अवॉइड करना चाहिए, धूम्रपान को भी इसीलिए अवॉइड करना चाहिए। और नहीं तो आपको अभी हमने एक टॉपिक प्रेगनेंसी बताया, वो हो सकती है, उसमें क्या होती है, वो जो ट्यूब्स हैं वो बस्ट कर जाती हैं, तो बच्चा तो खत्म ही हो जाता है, माँ भी खत्म होने लगती है, और ये कटे ओंठ वाला भी बच्चा होता है। और ये बच्चे कभी कभी सडनली मर भी जाते हैं बिना किसी बीमारी के। तो इसलिए धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉफी चाय नहीं पीना चाहिए, कभी कभी एक आध कप पी लेना चाहिए। मांसाहार क्यों खाना नहीं चाहिए, ये भी आप सबको बताया जाएगा। एक बहुत शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि जब वो मरता है, जीव मरता है, तो बहुत क्रोध में होता है, बड़े तनाव में होता है, बड़ा परेशान रहता है। तो उसमें क्या है, सब सब नेगेटिव हार्मोन्स निकलते हैं, और वो नेगेटिव हार्मोन्स जो हैं वो जाकर उसकी मांस में जम जाते हैं, और जब वो माँ खाती है तो उसके बीज में भी वही जाता है और उसके बच्चे में भी वही जाता है। इसके अलावा हमारे मुंह में, मनुष्य के मुंह में एल्कलाइन सलाइवा निकलता है, जानवर के मुंह में एसिडिक सलाइवा होता है, जो कि उसको मांस को पचाता है। जानवर के पेट में 30% ज्यादा एसिड वाला जूस निकलता है, जो कि जल्दी पचाता है। मनुष्य का एसिड बहुत हल्का होता है, इसलिए उसका मांस जल्दी पचता नहीं। इनकी आंतें बहुत बड़ी होती हैं मनुष्य की, तो अपचा भोजन बहुत देर तक रहता है, और वो गैस फॉर्मेशन और ये सब करता है, बीमारी पैदा करता है। इनका पचा हुआ भोजन जल्दी निकल जाता है। तो ये भी बच्चों को बताना है कि नॉन वेज क्यों नहीं खाएंगे। अब आसन, तीसरा जो शारीरिक स्वास्थ्य में है वो आसन है। तो आसन कौन सा करना है, वही सब करना है, सूक्ष्म व्यायाम वही करने हैं, देखिए आप। और ये सब हाथ हाथ के, कंधे के। इसके अलावा जो हम गर्भावस्था में बताते हैं, ताड़ासन, कूड़ासन, रज्जुकर्षण आसन, चक्की चाल आसन, तितली आसन, और आपका मार्जरी आसन, सेतु बंधु आसन, और उत्कट आसन, ये सारे आसन करने। पेल्विक फ्लोर भी अभी से शुरू करना है। इसके अलावा कुछ आसन अलग से हैं। कौन कौन से? प्रज्ञा योग व्यायाम। प्रज्ञा योग व्यायाम कम से कम 10-15 बार रोज करना है, ताकि सारी हार्मोनल ग्लैंड्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएं, और फिर स्टेबिलिटी की कोई चांस ना रहे। इसके अलावा हलासन और सर्वांग आसन भी उनको बहुत अच्छे से करना है, कम से कम 5-5 बार तो करना ही चाहिए। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके आदत पड़ेगी। और ये गर्भावस्था में नहीं करना है, पूर्व तैयारी में करना है। अब तीसरा आया मानसिक उपचार। मानसिक उपचार के लिए क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं। अब इस समय आपको बंध और मुद्रा भी लगाना है, बंध और मुद्रा। और प्राणायाम के समय आपको कुंभक भी कराना है। ये नहीं कि खाली प्राणायाम किया, जैसे प्राणायाम में रेचक, पूरक और कुंभक तीनों करना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है। तो प्राणायाम कौन कौन से करने हैं? नाड़ी शोधन प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्राणाकर्षक, भ्रामरी के अलावा एक कपाल भाती, वो कपाल भाती प्राणायाम तो नहीं है, बट कपाल भाती प्राणायाम के नाम से जो जाना जाता है, जिसमें सांस जो है वो जल्दी जल्दी निकालते हैं, लेते हैं और जोर से निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो कपाल भाती से क्या होता है, ये स्टिमुलेशन होता है हमारे हार्मोनल ग्लैंड्स का। तो कपाल भाती करना है। इसके लिए भी आपका 1 घंटे का लेक्चर है। और उज्जाई प्राणायाम, क्यों? हार्मोन, ये आपका थायराइड स्टिमुलेट करने के लिए। तो प्राणायाम के माध्यम से क्या होता है कि जो व्यक्तिगत ऊर्जा होती है वो ब्रह्मांडी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती है, और उस ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रवाह जो होता है आपकी तरफ होने लगता है। तो उससे क्या होता है, शायद इसमें दिखाया हो, हाँ,
ये ऊर्जा का प्रवाह जो है ये आपके अंदर होने लगता है। तो क्या होता है, षट चक्रों का जागरण हो जाता है। उससे शरीर में शरीर बल, मनोबल और आत्मबल, तीनों बल हमारे बढ़ने लगते हैं। हमारा बिल्कुल एकदम से चेंज होने लगती है पूरी बॉडी। तो प्राण का मतलब ही होता है हमारी वाइटल पावर, और आयाम का मतलब व्यायाम। तो हमारे प्राण का व्यायाम, आप देखिए जो आपने फिजिकल एक्सरसाइजेस किए, जो आपने योग आसन किया, वो शरीर को स्वस्थ बनाता है। प्राणायाम किसको बनाता है स्वस्थ? हमारे वाइटल ऑर्गन्स को। हमारे अंदर वाइटल ऑर्गन्स बहुत होते हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, आपके लंग्स हैं, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। इनकी कौन सी एक्सरसाइज है? प्राणायाम है। जब आप प्राणायाम बार बार खींचते हैं, बार बार करते हैं, तो हमारा वाइटल पावर बढ़ता है और हमारे इन ऑर्गन्स को भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए प्राणायाम करना जरूरी है। उसके बाद ध्यान करना जरूरी है। ध्यान किसका करें? ध्यान आप जिसका आपका मन लगे, आप जीवी देवी दैवता का करें। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा सबसे अच्छा ध्यान सूर्य का ध्यान है। क्यों? क्योंकि जिसका आप ध्यान करते हैं उनके गुण आपके अंदर आते हैं, उनके गुण आपके बीच के अंदर आएंगे। और सूर्य का क्या काम है? सूर्य सबको प्रकाश देता है, निरंतर चलता है, धीरे धीरे चलता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, और जीवन देता है, प्रकाश देता है। ऐसी ऐसी ऊर्जा जिसके अंदर है, वो अपने नहीं चलता बल्कि अपने 9 ग्रहों को लेकर साथ में चलता है। सूर्य के जो गुण है वो हमारे बच्चे में, हमारे बीच में आए, इसलिए सूर्य का ध्यान करिए। अब जैसे रामचंद्र जी का ध्यान आप करते हैं, तो भाई उनके धनुष बाण का और उनके शरीर का थोड़ी ध्यान करेंगे, आप उनके गुणों का ध्यान करेंगे। कैसे उन्होंने परिवार को निभाया, कैसे अपनी पत्नी को निभाया, कैसे समाज में उनके अच्छे गुण आए, कैसे उन्होंने, तो गुणों का ध्यान किया जाता है। दूसरी बात, ध्यान करने के बहुत ज्यादा आध्यात्मिक भी हमारे लाभ है, मानसिक भी, भावनात्मक भी, जो ध्यान के समय आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा वैज्ञानिक, जो विज्ञान कहता है कि इससे हमारा, ये देखिए फ्रंटल लोब है, इसका सर्कुलेशन और वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो क्या होता है, निर्णय लेने की, समस्या समाधान की, और गणितीय हमारा जागरूकता हमारे अंदर आ जाती है। तो इस तरह से हमारा आईक्यू बढ़ने लगता है, हम हर चीज को समाधान करने लगते हैं। तो तार्किक हमारी न्याय करने की बुद्धि बढ़ जाती है। इसके अलावा आपके अंदर ये एक सिंगुलेट कॉर्टेक्स होता है, छोटा सा, ये देखिए आपके अंदर ये एक है, आ नहीं रहा ये वाला, ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो होता है छोटा हो जाता है। इसका क्या काम है? हमारे विचारों को दौड़ाता रहता है, विचार को एक जगह टिकने नहीं देता। तो ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स छोटा हो जाता है तो ध्यान लगने लगता है। अब बहुत लोग कहते हैं मन में जप में मन नहीं लग रहा है तो हम क्यों जपें? आप नहीं जपेंगे तो सिंगुलेट कॉर्टेक्स हमेशा बड़ा होता रहेगा, जन्म जन्मांतर तक नहीं लगेगा। ऐसे तो गुरुदेव कहते हैं जैसे गाय खूंटे में बंधी रहती है, बार बार खींच के आती है, बार बार ले जाइए, बार बार ले जाइए। तो ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो है छोटा हो जाएगा, और वो जो है वो आपका मन लगने लगेगा। तो ये हो जाएगा। दूसरी बात आपको हमने बताया, हिपोकैम्पस जो है छोटा हो जाएगा, तो आपका जो है वो लर्निंग और मेमोरी बढ़ जाएगी। इसके अलावा ये देखिए एक छोटी सी आपको यहाँ ग्लैंड दिख रही है, इसको एमिगडाला कहते हैं। ये एमिगडाला छोटा हो जाता है तो क्या हो जाता है, इससे हमारी सीख, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, डर, तनाव, चिंता, आपका डिप्रेशन, ये सारी चीजें जो आपके अंदर क्रोध, ईर्ष्या ये भरी हुई है, ये सब कम हो जाती है। इसके अलावा देखिए जेनेटिक चेंजेस भी हो जाते हैं। क्या होते हैं? ये क्रोमोसोम के ऊपर एक ये लाल टोपी है जिसको टीलोस्मियर कहते हैं, ये बड़ा हो जाता है तो इससे एजिंग कम हो जाती है। तो ये ध्यान का वैज्ञानिक प्रभाव है। और बाकी तो आपको एक महीने, एक जो आपकी घंटे की क्लास होगी उसमें और डिटेल में बताया जाएगा। अब ये है, उसके साथ स्वाध्याय करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि स्वाध्याय 2 प्रकार का होता है, एक अपना सेल्फ स्टडी, अपना अध्ययन, और एक सत साहित्यों का अध्ययन। तो सत साहित्यों के अध्ययन के लिए हमको कौन सा अध्ययन करना चाहिए? हमको नैतिक किताबों का, शौर्य साहस और सकारात्मक सोच वाली साहित्यों का, जो मानवीय मूल विकसित कर सके, ऐसी साहित्यों की और पढ़ना चाहिए। और परम पूज्य गुरुदेव ने तो 3000 पुस्तक लिख दी है, उसमें से जो भी अच्छी पुस्तकें हैं उसको पढ़ना चाहिए। दूसरा है सेल्फ स्टडी, अपना अपना चिंतन और मनन, स्वाध्याय, अपना स्वाध्याय।
तो चिंतन में क्या होता है, आत्म समीक्षा और आत्म सुधार। ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आप अपनी समीक्षा करिए कि आपके अंदर क्या कमी है। अगर आपके अंदर कमी है तो उसको निकालिए, आत्म सुधार करिए। तो अपनी समीक्षा, आत्म सुधार, सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ करेक्शन, करेक्ट करिए। तो करेक्ट करने से ही तो काम नहीं चल जाएगा, उसमें फिर दूसरा दुर्गुण आ जाएगा। तो उसके लिए मनन करिए। मनन में क्या करिए, आत्मनिर्माण को एक अच्छी चीज जोड़ लीजिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और उसको बढ़ाते जाइए। वो है आत्म विकास। अपने अंदर भी बढ़ाइए और दूसरों के अंदर भी बढ़ाइए। तो आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्म निर्माण और आत्म विकास ये कब करें, जब रात में आप तत्वबोध की साधना करें कि अब हमारा जीवन एक दिन का हो गया, अब हम भगवान की शरण में जा रहे हैं, तो तब आप उसमें ये चीज जोड़ लीजिए। तो ये स्वाध्याय हो गया। अब ये कुछ उपयोगी साहित्य हैं, ये इनका एक आप वो बना करके दीजिए। जब आप कभी भी घर पूर्व तैयारी का कोई भी आप अपनी गोष्ठी रखिए या कभी भी कहीं जाइए, तो ये एक पैकेज बना के ले जाइए किताबों का, और ये सारी किताबें उनको जो है खरीदवा दीजिए। चाहे आप ब्रह्मोस साहित्य से लीजिए, चाहे जहां से लीजिए, किताबें जरूर दीजिए पढ़ने के लिए। और ये जो आपका गर्भपूर्व तैयारी की जो ऑडियो है, ये वीडियो है, इसका उनके फोन पे दे दीजिए। तो उससे क्या होगा, वो इसका रिवीजन चलता रहेगा। इसके अलावा गुरुदेव ने कुछ और सूत्र दिए हैं। कैसे, हल्के फुल्के सूत्र दे लिए। खिलाड़ी का जीवन जीजिए, हार गए तो भी खुश और जीत गए तो भी खुश। अगर ऐसा रखेंगे तो गुरुदेव ने कहा प्रसन्न रहने के दो ही उपाय हैं, आवश्यकताएं कम करें और परिस्थितियों से ताल मिलाएं। अगर आप प्रसन्न नहीं रहेंगे, रोते रहेंगे, तो नेगेटिव हार्मोन बनेंगे, आपके बीच में रोने वाला, चिड़चिड़ा, गुस्सेबाज बच्चा पैदा होगा। तो इसलिए जो है हमेशा प्रसन्न रहने की आदत डालें और खिलाड़ी को याद करें। सादा जीवन उच्च विचार। अगर सादा जीवन नहीं होगा और विचार ऊंचे नहीं होंगे तो आदमी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाएंगी और वो कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। और जैसे धूमधाम की शादियां हैं, फिजूल खर्ची है, इनसे अपने को बचाना चाहिए। हमेशा आशावादी विचार रखने चाहिए, क्योंकि जो आशावादी होता है उसका मन, कहते हैं प्रोफेसर बेंजॉन कहते हैं कि उसका मन ही मेडिसिन का काम करने लगता है, बहुत अच्छा काम करता है। व्यस्त रहें, मस्त रहें, कभी खाली ना रखें अपने को। और नहीं तो छोटी वाली जो एमिगडाला हमने कहा, वो खाली घर शैतान का, दिमाग शैतान का घर होता है। वो हमेशा आपको गंदगी सोचने पे मजबूर करेगा, इसलिए व्यस्त रहना चाहिए। तो कभी डर, चिंता, तनाव ये सब अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। अब ये चौथा जो आपकी प्रिपरेशन है वो भावनात्मक प्रिपरेशन है। भावनात्मक प्रिपरेशन का मतलब क्या करना चाहिए, सेवा भावना, घर में एक दूसरे का हाथ बटाना, अपने अपने जहां ऑफिस है वहां पे बटाना, बूढ़ों के साथ मदद करना, त्याग करना। कहीं आप किसी भी अनाथ आश्रम में, महिला आश्रम में जाकर के कुछ देर अपना समय ऐसे लोगों में बिताइए जहां पे आपका समय दान, अंशदान हो सके। तो इस तरह से जो है दान करके, दान ही आत्मा का भोजन होता है। तो इससे हमारी भावनाएं अच्छी आ जाती हैं। और भावनाएं जब प्रेम की, ममता की, आत्मीयता की, सहनशीलता की, ये सब भावनाएं अंदर आ जाती हैं ऐसा करने से। तो खुश रहेंगे तो अच्छे बीज बनेंगे जो हमने आपको बताया। तो गैमीट्स के गुण क्या होंगे, प्रसन्न, तनाव मुक्त, खुश मिजाज, होशियार, विधियात्मक चिंतन वाले गुण उस बीज में आएंगे, वैसा ही बच्चा मिलेगा। अगर दुखी रहेंगे तो दुखी हार्मोन आएगा, वैसे ही गुण बच्चे में जाएंगे, चिड़चिड़ा, रोने वाला, गुस्सेबाज, ऐसे आपके गैमीट्स बनेंगे। तो इसलिए हमेशा जो है प्रसन्न रहने की आदत डालनी चाहिए। अब आध्यात्मिक ट्रीटमेंट क्या है, तो आध्यात्मिक ट्रीटमेंट, स्पिरिचुअल थेरेपी जिसको कहते हैं, उसमें तो आत्मबोध और तत्वबोध की साधना है। आत्मबोध का मतलब कि हमारा नया जन्म हो गया है, आज नया जन्म हो गया है, तो उसमें पूरे दिन की प्लानिंग करिए। पूरे दिन की प्लानिंग केवल शरीर की नहीं, बल्कि आपके मन की भी। आपका मन भी संतुलित रहे, आशावान रहे, कोई नेगेटिव विचार ना आए, ऐसी प्लानिंग बनाइए। मान लीजिए आपकी किसी से ईर्ष्या है, किसी से आपको नफरत है, उसके एक गुण ही याद करेंगे, ऐसे कर लीजिए। और पूरे दिन में आपका समय जो है व्यर्थ हो जाने लगे। तो आप अपना शारीरिक भी और अपना मन का, अपने बुद्धि का भी कैसे प्लान करेंगे, पूरे दिन का प्लान करिए। एक दिन का जन्म है, हमें अच्छे से अच्छा काम करना है। तत्वबोध की साधना क्या है, एक दिन का जन्म अब समाप्त, तो जन्म समाप्त हो रहा है, तो अब हम भगवान की शरण में जा रहे हैं।
जो हमको उत्तरदायित्व तो हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए सौंपा गया था, वो सब हमने अच्छी तरह से निभाया। अच्छी तरह से निभाया तो आप प्रसन्नता से भगवान की गोद में जाएंगे। तो उस समय आप भगवान की गोद में जा रहे हैं, तो आप उस समय आप चिंतन मनन करें कि आज हमारे अंदर क्या बुराई आई और क्या हमने अच्छाई की। जो आपकी अच्छाई आई वो भगवान को समर्पित, और जो आपके अंदर बुराई आई वो भगवान से प्रायश्चित प्रार्थना कि अब ये अगला जन्म आप हमको दे दे, तो फिर हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो लोभ और मोह छूटता है, तत्व बोध से लोभ और मोह छूटता है, और आत्मबोध से आदर्शवादी जीवन जीने की प्रवृत्ति जागृत होती है। और लोभ मोह अहंकार यही हमारे जीवन के दुश्मन है। तो आत्मबोध तत्व बोध की साधना इसलिए जरूर करनी चाहिए, और उसी समय जो है चिंतन मनन भी सोते वक्त करना चाहिए। दूसरी बात, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। आप लेखन करिए गायत्री मंत्र। जब मान लीजिए नए नए बच्चे हैं, नए नए युवा हैं, नहीं कर सकते हैं तो लेखन कराइए। शुरू में आप 12 बार 24 बार नहीं तो एक पन्ना रोज, जो पढ़ी लिखी बहनें नहीं है, चालीसा का पाठ करें। तो ये आपके मन को पवित्र करता है, आपके विचारों सद्भावनाओं का विकास करता है। और गायत्री मंत्र में दो शक्ति है, आप सभी जानते हैं कि नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी को, ये थॉट रिप्लेसमेंट थेरेपी है मंत्र। और इसी तरह से यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ रोज करिए। अभी से यज्ञ पुष्टि यज्ञ भी कर सकते हैं आप लोग, वैश्य देव यज्ञ भी कर सकते हैं। इनके बारे में बताना जरूरी है। तो यज्ञ करने से क्या होता है, जहां हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बनता है वहीं वहीं हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बन जाता है। कई मानसिक बीमारियां दूर हो जाती हैं। पारिवारिक स्वास्थ्य बनता है, समाज में सब लोग हिल मिल करके रहते हैं, सामाजिक स्वास्थ्य बनता है। और पर्यावरण भी हमारा ठीक हो जाता है, एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट। तो और क्या करना चाहिए आध्यात्मिक के लिए, हमको 3 महीने में कम से कम 3 अनुष्ठान करने चाहिए। 3 महीने में आपने अपनी दिनचर्या अच्छी की, आहार अच्छा किया, अपना जो भी किया, इसके अलावा एक अनुष्ठान 9 दिन का जरूर बताइए सब। अब जो ज्यादा नहीं जप कर सकते हैं तो उनको थोड़ा जप, लेकिन नियमितता निरंतरता बराबर बनी रहनी चाहिए, और क्रमबद्धता भी बनी चाहिए। ये नहीं कि पहला पढ़ा और फिर लास्ट में ओम भूर्भुवः स्वः धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसे नहीं। नियमितता, निरंतरता और क्रमबद्धता बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक एक उस पर उतार चढ़ाव पे करना चाहिए, और उस समय 9 दिवसीय जैसे अनुष्ठान नवरात्रि का करते हैं उस तरह से करना चाहिए। 30 माले का जप रोज, जो 30 माला नहीं कर सकता वो कम से कम 10 करे, 10 नहीं करता 5 करे। अनुष्ठान जप नहीं कर सकता तो लेखन करे, कुछ नहीं तो चालीसा का पाठ ही 5-7 बार करे। तो इस तरह से अनुष्ठान करके स्वाध्याय करके, स्वाध्याय का ले ले अनुष्ठान, तो ये 2 महीने तो टोटल अनुष्ठान 2 महीने का। और जो तीसरा महीना जिसमें उसको कंसीव करना है उसमें ये योग व्यायाम, क्योंकि वो कंसीव कर जाएगी तो हो सकता है कि कोई उसका बुरा प्रभाव पड़े। तो तीसरे महीने में जो कठिन योग व्यायाम बताए गए हैं, मतलब जो आपको सर्वांगासन बताए गए, आपको हलासन बताया गया, या प्रज्ञा योग व्यायाम बताया गया, तो तीसरे महीने में वो व्यायाम नहीं करेंगे। जो गर्भवती माता को योग व्यायाम बताए जाते हैं केवल वही योग व्यायाम करेंगे। तो इस तरह से उनका उपवास नहीं करेंगे तीसरे महीने में। तो इस तरह से जो है वो अनुष्ठान के समय बस थोड़ा बहुत करेंगे, फल फूल खाएंगे, और फिर उसके बाद जब कंसीव करेंगे तब फिर उसको, और टाइम हमने आपको बता दिया कि किस टाइम जो है अनुष्ठान का पूर्णाहुति करेंगे, उस समय वो करें। तो इस तरह से यज्ञ का भी प्रभाव पड़ता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। अब एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि कैसे यज्ञ चिकित्सा काम करती है। अब देखिए, ये बीमार है आदमी, तो ये बाहरी पोल्यूशन से भी बीमार पड़ता है, और ये अपने अंदर तमाम नेगेटिव विचार ला ला करके अपनी दिनचर्या खराब करके, और ये पता नहीं क्या क्या इनका जीवन तमाम सोच विचार करके ये अपने नेगेटिव हार्मोन्स इनके अंदर आते हैं, और ये अपने आप मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन यज्ञ कैसे उपचार करता है, एक तो जो उसके औषधि धूम्र निकलता है, उस औषधि धूम्र से शारीरिक विकास, इसको स्वास्थ्य लाभ मिलता है।
और जो यज्ञ से जो ये उच्चारण होता है, यज्ञ अग्नि में जो 1000 गुना जो पावर है उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस की, वो इसके विचारों को बदल देती है। तो क्या होता है, सकारात्मक हार्मोन पैदा होते हैं और ये मानसिक रोग का भी निवारण करता है। तो इसलिए यज्ञ बहुत जरूरी है, क्योंकि यज्ञ में हीट, साउंड और लाइट, ये तीनों मिल करके ये मैग्नीफाई हो जाती है मंत्र के माध्यम से, और ये जाकर के सब कॉन्शियस माइंड पे हिट करती है और मानसिक रोग भी दूर होते हैं। तो यज्ञ चिकित्सा ऐसे काम करती है, इसलिए करना चाहिए। दूसरी बात, एनवायरनमेंट को कैसे काम करती है। जो इसमें हम लकड़ी डालते हैं, घी डालते हैं, गुड़, बहुत लोग चीनी डालते हैं, तो चीनी नहीं डालना चाहिए। मिठाई जो चीनी की बनी वो नहीं डालना चाहिए। गुड़ जो है वो मेडिसिन है, तो गुड़ का प्रयोग करना चाहिए, गुड़ डालिए। और लकड़ी डालते हैं, हवन सामग्री डालते हैं, दुनिया भर की चीजें डालते हैं, तो ये जब जलता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन से, तो ये जब जलता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आप देखिए, ये जो हाइड्रोकार्बन हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो उसमें सामान में पानी होता है, पानी से मिल करके वो जो उतने टेम्परेचर पर जब यज्ञ अग्नि जलती रहती, इसीलिए कहते हैं अग्नि प्रज्वलित हो तभी आप आहुति डालिए। तो प्रज्वलित अग्नि में नहीं देंगे तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और प्रज्वलित में डालेंगे तो थोड़ी निकलेगी, और जो थोड़ी निकलती है वो पानी से मिलकर उस टेम्परेचर पे फॉर्मेल्डिहाइड बना देती है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, और भी कई चीजें बनाती है, एस्टिक एसिड बनाती है, और ये क्या करते हैं, ये एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। ये जैसे आप स्प्रे कर देते हैं, उसका मच्छर वाला छिड़काव कर देते हैं, ये उस तरीके छिड़काव का काम करती है, और जो जो हमारे वातावरण में जो जीवाणु होते हैं वो सब नष्ट होने लगते हैं। और वो उस पे जब जाती है, उसमें जो आप सुगंध की चीजें डालते हैं, तो उससे बाहर का वातावरण भी सुगंधित हो जाता है। और थोड़ी मात्रा में जो हमको नींद आने लगती है और हम आलस करते हैं, वो हमारे मस्तिष्क को जाकर स्टिमुलेट करता है। देखिए, मस्तिष्क को स्टिमुलेट कर देता है, और जो बची कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ पौधे ले लेते हैं। तो इस तरह से यज्ञ से बल और ऑक्सीजन देते हैं। तो कहने का मतलब है, यज्ञ से कार्बन डाइऑक्साइड इतनी नहीं निकलती कि वातावरण को खराब कर दे, बल्कि इतनी मात्रा में मिलती है जो हमारे लिए यूजफुल है। ऑक्सीजन को ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे निकालने लगते हैं। तो इस तरह से यज्ञ के बहुत लाभ हैं। अब जप का क्या लाभ होता है, तो जैसे आपको ध्यान का लाभ बताया, तो जप का खाली वैज्ञानिक ये प्रतिपादन है कि जप जो होता है वो दो तरीके से काम करता है। एक तो जब आप गायत्री मंत्र को ही ले लीजिए, जब आप गायत्री मंत्र को एक बार बार आप क्रमबद्ध लयबद्ध रूप से जब उसको एक समय उसको करते हैं नियमितता और निरंतरता से, तो जब उसका क्रमबद्धता और लयबद्धता एक सी होती है, तो उसमें एक रेजोनेंस निकलता है, एक गूंज निकलती है। और वो गूंज क्या करती है, वो आपके षट चक्रों का जागरण करती है। और ये षट चक्र क्या है, ये आपके प्लेक्सिसेस हैं, ये जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, इसमें सारे नर्व होते हैं, ब्रेन से निकल के आती हैं, और ये हमारी प्लेक्सिसेस होती हैं। ये इसमें ऊर्जा, प्राण ऊर्जा भरी रहती है, पावर इसमें हमारा प्राण तत्व भरा रहता है, और इसके माध्यम से ये प्राण तत्व बढ़ जाता है, जिसको ऋषि कहते हैं कि हमारे अंदर प्राण बल, हमारे अंदर मनोबल और शरीर बल, और हमारा आत्मबल, मनोबल और शरीर बल बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये शरीर में आता है। दूसरी बात, अगर हम उस पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो क्या होता है कि ये मिल करके, हमारी श्रद्धा और विश्वास पर मिल करके और आकाशी तत्व से मिल करके, ये एक स्पाइरल वेव के माध्यम से, हर मंत्र का एक देवता होता है, आपको मालूम है, एक ऋषि होता है। जैसे गायत्री मंत्र का ऋषि किसने उतारा उसको, आज के युग में परम पूज्य गुरुदेव ने, कभी विश्वामित्र ने। उसका एक छंद होता है, मतलब जिस जिस उसमें वर्ड्स में वो गुंफन होता है, तो एक छंद होता है और एक देवता होता है। और जो विश्व ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी ऊर्जा भरी हमारे केंद्र हैं, और जो उसी को देवता कहते हैं, देने वाली शक्ति। तो गायत्री मंत्र का कौन देवता है, ये सविता देवता है। तो जब ये स्पाइरल वेव्स जो हैं सुप्रीम पोज होकर के ये जाती हैं किस पे,
अपने इष्ट पर टकराती हैं, जिसका वो मंत्र है, तो वहां से लौटती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेकर के। तो इलेक्ट्रोवेव वेव्स क्या करती हैं, उसी टाइप के विचारों इस पे चिपक जाते हैं, और ये फिर लौट करके इसको, जो साधक होता है उसको 1000 गुना फायदा करता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुम एक वाणी से बोलते हो, वैखरी वाणी से, लेकिन हम अपनी चारों वाणी से बोलते हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंत और करा। तो हमारे साथ अगर मंत्र करोगे तो 24,000 हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं कि वो आप मंत्र जप रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं। आपकी पूरी श्रद्धा, विश्वास, कंसंट्रेशन उन्हीं गुरुदेव के उन विचारों पर लगा रहेगा, तब। तो इसी को वैज्ञानिक भी कहते हैं। आप देखिए, होवार्ड स्टैंगल अमेरिकन साइंटिस्ट कहते हैं कि गायत्री मंत्र सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्र है, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बुरे विचारों को हटा करके अच्छे विचारों की स्थापना करता है। इसी तरह से जेम्स हार्टजिल और रमा जयसुंदर कहती हैं कि उन्होंने मंत्रों को इसका अपने रिसर्च पेपर में कहा, उसको उसको संस्कृत इफेक्ट बताया। तो संस्कृत इफेक्ट क्या है, वो ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, वो हमारे कॉग्निशन पावर को, सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की, हमारी मैथमेटिकल स्किल, ये सब बढ़ा देता है। इसी तरह से ऑथर कोइसलर से जब पूछा करंजिया ने, ब्रिट्स के संवाददाता ने, कि भाई कैसे हमारे भारत, बहुत पहले की बात है, 80 के पहले की बात, कि कैसे हमारा भारतवर्ष बचेगा एटॉमिक वॉर के, हमारे पास कोई नहीं है। उन्होंने कहा आपके पास एक साउंड बॉम्ब है जो गायत्री मंत्र है, वो जो आपको जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, अगर आपके भारतवासी एक साथ इसका उच्चारण करते हैं। इसके अलावा हमारा वातावरण अच्छा होना चाहिए, अच्छे वातावरण बनाइए, घर का वातावरण बनाइए, अच्छी अच्छी सीनरीज लगाइए, महान नारियों के और उनके चित्र लगाइए, ताकि उससे अच्छे अच्छे आपके सदवा के लगाइए, उससे वातावरण अच्छा बनेगा। रेडिएशन से दूर रहिए, नहीं तो आपके बीज ही गड़बड़ हो जाएंगे। और ये बीज गड़बड़ हुए, अगर बच्चा गर्भ में है या आपके बीज ही हैं, वहां से लेकर के, और ये 5 साल तक के बच्चों को रेडिएशंस जो हैं, जितने भी गैजेट्स हैं, वो 75% उसको तकलीफ देते हैं, मतलब उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी क्रिएट करते हैं। और 5 से 10 साल के अंदर 50% और उसके ऊपर जो है वो 25%। 10 साल तक तो बच्चों को, और जब आप प्री प्लानिंग कर रहे हैं तो कम से कम गैजेट से दूर रहना है, जितने भी रेडिएशन से उनसे दूर रहना है, क्योंकि ये बच्चे में या आपके गैमेट्स में एबनॉर्मेलिटी कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे बदलाव होते हैं, पैर में ऐंठन होती है, जल्दी जल्दी यूरिन जाना पड़ता है, जी मिचलाता है, कमर पेट में दर्द होता है, गैस बनती रहती है, त्वचा में तमाम सारी के उनके आई मीन उसमें लकीरें पड़ने लगती हैं, डिपिगमेंटेशन होने लगता है, बहुत ज्यादा डार्क पिगमेंटेशन सांस फूलने। इसके लिए भी थोड़ी बहुत चीजें बतानी चाहिए ताकि वो तैयार रहे। एक चीज और बताना चाहते हैं कि लड़के और लड़की बनने में क्या अंतर है। मतलब कि हमेशा ये कह दिया जाता है लड़की पैदा होती है तो पत्नी की गड़बड़ है। पत्नी की गड़बड़ नहीं है। आप ये समझने की कोशिश करिए, जो महिलाएं होती हैं उनके सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स होते हैं, और जो पुरुषों के क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। कोई स्पर्म वाई होगा, कोई स्पर्म एक्स होगा। इनका कोई भी अंडा होगा तो वो एक्स ही क्रोमोसोम वाला होगा। तो जब एक्स वाई से मिलता है तो लड़का बन जाता है, जब एक्स एक्स से मिलता है तो लड़की बन जाती है। तो वाई को स्ट्रांग होना चाहिए ना, इसलिए वाई को स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए पुरुष को भी वही काम करना चाहिए, तैयारी जो कि महिला को करनी चाहिए। और फिर नहीं तो दोष देते रहेंगे एक दूसरे को। वैसे तो ये प्रारब्ध भी होता है, लेकिन आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी की महिला को करनी पड़ेगी। अब ये देखिए, एक बहन है जिसको 8 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, बहुत सारे उसने ट्रीटमेंट कराए, बहुत पैसे कर दिया उसने, आईवीएफ कराया, पता नहीं क्या क्या कराया, और उसके बाद यहाँ आ गई एक बार एकदम से। और यहाँ कुछ उसको मार्गदर्शन दिया गया, यही प्री प्लानिंग का उसने किया, तो अब वो कंसीव कर गई, बड़ी खुश है, आपको बताना चाहती है वो, तो हम उसको भी आपको सुना दें। सभी को प्रणाम। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से श्रद्धा, मैं बरेली की रहने वाली हूँ, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मेरी शादी को 8 साल हो गए थे और मैं अपना गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी। 1 से 1.5 साल का मैंने बरेली में ट्रीटमेंट लिया, और वहाँ पे डॉक्टर
नहीं बताया कि लेप्रोस्कोपी होना है, कुछ और चीज़ें बताई, पर कुछ फ़ायदा नहीं था क्योंकि 1.5 साल हो चुका था इलाज करे, पर कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो थोड़े दिन के लिए हम लोगों ने रोक दिया, सोचा अपने आप कंसीव हो जाएगा। और उसके बाद मैं जब दीदी शांति कुंज एक्चुअली जाना नहीं हो पाया शादी के बाद, तो उसके बाद मैं जब वहाँ पे गई अभी पिछले ईयर, तो उसके बाद मैं वहाँ पे दीदी से मिली, जीजी का आशीर्वाद भी मिला, डॉक्टर गायत्री दीदी से भी मिली। उन्होंने हमको बहुत सारी चीज़ें बताई कि तुम 3 महीने का लघु अनुष्ठान करो, योग प्राणायाम, सात्विक संस्कारित भोजन करो, और जैसे रहना है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 3 महीने तक तुम अनुष्ठान और ये पूरी दिनचर्या फॉलो करो, और उसके बाद अपना गर्भ धारण के लिए कोशिश करना। और उसके बाद मैंने वो सारी चीज़ें फॉलो करी। और उसके बाद 3 महीने के बाद ही मेरे को अपने आप ही गर्भ धारण हुआ है, गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद और दीदी के मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आप धन्यवाद दीदी, कि आपकी अ, बताए हुए अनुसार मार्ग पर चले और उससे मेरा गर्भ धारण हुआ। आज हमारा चौथा महीना चल रहा है। नहीं ठीक है दीदी। ठीक है, चलिए शांति। शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम।